क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह क्यों सफल हो जाते हैं? वे कमरे में घुसते हैं और सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके विचारों को सम्मान मिलता है और उनके रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई उनके साथ खड़ा रहता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई किस्मत भी नहीं है। यह एक कला है, एक विज्ञान है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीखी जा सकती है। इस किताब का नाम है सामाजिक लाभ और यह किताब आपके लिए लिखी गई है। उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी बात का असर हो, उन लोगों के लिए जो रिश्तों में गहराई चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि अकेले आगे बढ़ना मुश्किल है, मगर साथ लेकर चलना एक ताकत है। आने वाले अध्यायों में हम उन रहस्यों को खोलेंगे जो सामाजिक रूप से सफल लोग जानते हैं। हम देखेंगे कि पहली मुलाकात से लेकर गहरे विश्वास तक का सफर कैसे तय होता है। हम समझेंगे कि बातचीत को कला कैसे बनाया जाए, भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाई जाए और रिश्तों को कैसे सींचा जाए ताकि वे जीवन भर फलते फूलते रहें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। अध्याय 1। पहली छाप, आखिरी याद। हर रिश्ते की शुरुआत एक पल से होती है। वह पल जब दो लोग पहली बार मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध करके यह साबित किया है कि हमारा दिमाग किसी नए इंसान के बारे में पहले 7 सेकंड में ही एक राय बना लेता है। 7 सेकंड। इतने कम वक्त में हम ये तय कर लेते हैं कि यह इंसान भरोसेमंद है या नहीं, दिलचस्प है या नहीं, और हम इससे दोबारा मिलना चाहेंगे या नहीं। यह सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन जब आप यह समझ जाएं कि पहली छाप कैसे बनती है, तो यही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पहली छाप 3 चीजों से बनती है। पहली है आपकी शारीरिक भाषा, दूसरी है आपकी आवाज का लहजा और तीसरी है आपके शब्द। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों में सबसे कम असर शब्दों का होता है। यानी आप क्या कहते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप कैसे कहते हैं और कहते वक्त आपका शरीर क्या कर रहा है। ऑल्बर्ट मेहराबियन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में पाया कि संचार का 55% हिस्सा शारीरिक भाषा से आता है, 38% आवाज के लहजे से और केवल 7% शब्दों से। तो सवाल ये है कि एक शानदार पहली छाप कैसे बनाई जाए। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा की। जब आप किसी से मिलें तो सीधे खड़े हों, कंधे पीछे की तरफ हों, छाती थोड़ी आगे की तरफ और सिर ऊपर उठा हुआ। यह मुद्रा आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप झुककर खड़े होते हैं या अपनी बाहें छाती के सामने बांध लेते हैं, तो आप अनजाने में एक संकेत देते हैं कि आप असहज हैं या बचाव की स्थिति में हैं। दूसरा व्यक्ति यह संकेत भले ही सचेत रूप से न पढ़े, लेकिन उसका अवचेतन मन इसे जरूर पकड़ लेता है। दूसरी चीज है आंखों का संपर्क। आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं। यह बात बिल्कुल सच है। जब आप किसी से बात करते हुए उनकी आंखों में देखते हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि आप उपस्थित हैं, आप सुन रहे हैं और आप उनकी परवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आंखों का संपर्क घूरने में नहीं बदलना चाहिए। एक सहज गर्म नजर वह होती है जो कभी कभी हल्के से कहीं और जाती है और फिर वापस आ जाती है। यह स्वाभाविक लगती है और सामने वाले को सुकून देती है। तीसरी चीज है मुस्कान। एक सच्ची मुस्कान वह होती है जो आंखों तक पहुंचे। जब आप केवल होंठों से मुस्कुराते हैं और आंखें ठंडी रहती हैं, तो लोग अनजाने में ये महसूस करते हैं कि कुछ अस्वाभाविक है। एक गर्म, वास्तविक मुस्कान आपके चेहरे की मांसपेशियों को एक खास तरीके से हिलाती है।
और यह नकली नहीं बनाई जा सकती। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप किसी से मिलें तो मन में यह सोचें कि यह इंसान मेरे लिए अच्छा है और मैं इससे मिलकर खुश हूं। यह भाव अपने आप आपके चेहरे पर उतर आएगा। चौथी चीज है हाथ मिलाना। एक मजबूत लेकिन दबाव न देने वाला हाथ मिलाना आत्मविश्वास और सम्मान दोनों को दर्शाता है। बहुत ढीला हाथ मिलाना उदासीनता का संकेत देता है और बहुत जोर से दबाना प्रभुत्व जमाने की कोशिश लगती है। संतुलन ही यहां कुंजी है। अब आते हैं उस बात पर जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है, नाम। जब कोई आपको अपना नाम बताए तो उसे तुरंत दोहराएं। कहें, अच्छा, तो आप रमेश जी हैं, बहुत खुशी हुई मिलकर। यह करने से दो काम होते हैं। पहला, आपको नाम याद रहता है। दूसरा, सामने वाले को एक विशेष अनुभव होता है। डेल कार्नेगी ने अपनी प्रसिद्ध किताब में लिखा है कि किसी इंसान का सबसे मीठा शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वे याद रखे जाने लायक हैं। पहली मुलाकात में एक और बात बहुत काम आती है और वह है उत्सुकता। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनमें दिलचस्पी दिखाते हैं। जब आप किसी से मिलें तो अपनी तरफ से बात शुरू करने के बजाय उनसे पूछें, उनका काम, उनका शहर, उनकी रुचियां, कुछ भी। और जब वे बोलें तो सच में सुनें, सिर हिलाएं, बीच बीच में छोटे सवाल पूछें और उनके कहे हुए को अपने जवाब में शामिल करें। यह दर्शाता है कि आप वाकई सुन रहे थे। एक बात और जो पहली मुलाकात को यादगार बनाती है वह है अलविदा कहने का तरीका। जब आप किसी से मिलकर जाते हैं तो जाते जाते उनका नाम लें, उनसे मिलकर खुशी जताएं और यदि संभव हो तो उनसे दोबारा मिलने की इच्छा जाहिर करें। लोग अक्सर याद करते हैं कि एक मुलाकात कैसे खत्म हुई। एक गर्म और ईमानदार विदाई अगली मुलाकात की नींव रखती है। अब सोचिए उन सभी मुलाकातों के बारे में जो आपने अब तक की हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी से मिले और बाद में सोचा कि काश मैंने यह या वह कहाँ होता। कितनी बार आपने महसूस किया कि वह मुलाकात उतनी अच्छी नहीं रही जितनी हो सकती थी। यह किताब पढ़ते पढ़ते आप यह समझ जाएंगे कि अगली बार वही मुलाकात कैसे अलग हो सकती है। पहली छाप एक बार मिलती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर दिन, हर नई मुलाकात के साथ आपको एक नया मौका मिलता है और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना यह स्वाभाविक होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी कमरे में घुसेंगे और लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बिना आपके कहे, बिना किसी कोशिश के। अध्याय 2, सुनने की शक्ति बोलने से बड़ी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बातचीत में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और दूसरे वे जो सच में सुनते हैं। पहले वाले लोग बातचीत के दौरान मन ही मन सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा, अपना अनुभव कैसे सुनाऊंगा या सामने वाले की बात का जवाब कैसे दूंगा। दूसरे वाले लोग बोलने से पहले पूरी तरह समझ लेते हैं और यही फर्क उन्हें असाधारण बना देता है। सुनना एक कला है और दुर्भाग्य से यह वह कला है जो सबसे कम सिखाई जाती है। स्कूलों में हमें पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, लेकिन सुनना कोई नहीं सिखाता। फिर भी जीवन में सबसे ज्यादा समय हम सुनने में ही बिताते हैं। तो सच में सुनना क्या होता है? इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि सुनने के कितने स्तर होते हैं। पहला स्तर है उपस्थित रहना, यानी आप शारीरिक रूप से वहां हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। आप हां हां करते रहते हैं, लेकिन दरअसल आप अपनी किसी चिंता में डूबे हुए हैं। यह सुनना नहीं है। दूसरा स्तर है सुनकर जवाब देना।
आप सुन रहे हैं, लेकिन इसलिए कि जवाब दे सकें। यह थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं। तीसरा और सबसे गहरा स्तर है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। इसमें आप न केवल शब्द सुनते हैं, बल्कि उन भावनाओं को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं जो उन शब्दों के पीछे हैं। आप सुनते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि वे क्यों कह रहे हैं। इस तरह के सुनने का असर जादुई होता है। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो वह खुल जाता है। वह अपनी गहरी बातें शेयर करता है। वह आप पर भरोसा करने लगता है। और जो इंसान भरोसा करता है, वह भरोसेमंद भी होता है। अब कुछ व्यावहारिक तरीके देखते हैं जो आपको एक बेहतर श्रोता बनाएंगे। पहला तरीका है, फोन बंद रखें या कम से कम उसे नजर से दूर रखें। जब आप बातचीत के दौरान बार बार फोन देखते हैं, तो आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि वे आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना आपका फोन। यह शायद आपका इरादा ना हो, लेकिन संदेश यही जाता है। दूसरा तरीका है, बीच में न काटें। ये आदत बहुत आम है और बहुत नुकसानदेह भी। जब आप किसी की बात काटते हैं, तो आप दरअसल ये कह रहे होते हैं कि मुझे जो कहना है वह तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। भले ही आपका इरादा बिल्कुल अलग हो, प्रभाव यही होता है। तीसरा तरीका है, चुप्पी से न घबराएं। बातचीत में कभी कभी छोटी खामोशी आती है। ज्यादातर लोग इस खामोशी को भरने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन असल में थोड़ी चुप्पी बहुत कुछ कह देती है। यह दर्शाती है कि आप सोच रहे हैं कि आपने जो सुना वह आपके लिए महत्वपूर्ण था। चौथा तरीका है, परावर्तन करना। जब कोई कुछ कहे, तो उनके मुख्य भाव को अपने शब्दों में दोहराएं। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे काम पर बहुत तनाव है, तो आप कह सकते हैं, यानी आपको लग रहा है कि काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। यह सुनकर उन्हें लगेगा कि आपने उनकी बात समझी। पांचवां तरीका है, सवाल पूछना। लेकिन ऐसे सवाल नहीं जो बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दें, बल्कि ऐसे सवाल जो उनकी बात को और गहरा करें। जैसे, इसके बाद क्या हुआ? आपने तब क्या महसूस किया? यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? ये सवाल बताते हैं कि आप सच में रुचि रखते हैं। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि सुनने की क्षमता और सहानुभूति की क्षमता आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो लोग अच्छे श्रोता होते हैं, वे अक्सर अच्छे नेता भी होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं और अच्छे जीवन साथी भी होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर इंसान की एक गहरी चाहत होती है, और वह है कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे। आप सोचिए, अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने आपको सच में सुना हो, जिसने आपकी बात को ध्यान से सुना हो, बिना जल्दी जाहिर किए। उस इंसान के बारे में आपके मन में कैसी भावना है? वह इंसान आपको खास लगता है ना? आप उस पर भरोसा करते हैं ना? बस यही वह शक्ति है जो सुनने से मिलती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो यह प्रयोग करें। सामने वाले की पूरी बात सुनें, बिना जवाब सोचे। उनकी बात खत्म होने के बाद 2 सेकंड रुकें और फिर जवाब दें। आप पाएंगे कि आपका जवाब ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा सटीक होगा और सामने वाला आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेगा। सुनना बोलने से बड़ी कला है, और जो इसे सीख लेता है, वह हर बातचीत को एक गहरे रिश्ते में बदल सकता है। अध्याय 3, बातचीत की कला, शब्दों का जादू। बातचीत एक कला है। कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी बेहतर हो गई। और कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद आप थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। यह फर्क इसलिए नहीं होता कि एक अमीर है और दूसरा गरीब, या एक पढ़ा लिखा है
और दूसरा नहीं। ये फर्क इसीलिए होता है कि एक को बातचीत की कला आती है और दूसरे को नहीं। बातचीत की कला का पहला नियम है दिलचस्पी लो। जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनमें दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन यहां एक बारीकी है, दिलचस्पी असली होनी चाहिए। लोग झूठी तारीफ और नकली उत्सुकता को तुरंत भांप लेते हैं। असली दिलचस्पी कैसे दिखाई जाए? इसके लिए जरूरी है कि आप वाकई उत्सुक हों। हर इंसान अपने आप में एक किताब है। उसकी अपनी कहानी है, अपने संघर्ष हैं, अपनी जीतें हैं, अपने सपने हैं। जब आप यह सोचकर किसी से मिलें कि इस इंसान में क्या दिलचस्प है जो मुझे अभी पता नहीं, तो आपकी उत्सुकता अपने आप असली हो जाती है। बातचीत का दूसरा नियम है साझा जमीन ढूंढो। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरू में ऐसे विषयों पर बात करें जो दोनों के लिए परिचित हों। मौसम, खाना, यात्रा, फिल्में, खेल, ये सब ऐसे विषय हैं जो आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। जब आप कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं तो एक अदृश्य पुल बन जाता है दोनों के बीच। तीसरा नियम है बातचीत को आगे बढ़ाओ। यह कैसे करें? इसके लिए एक सरल तकनीक है जिसे लोग A4 कहते हैं, यानी परिवार, काम और मनोरंजन। ये तीन विषय हर इंसान के जीवन में होते हैं और इन पर बात करना आसान होता है। आप पूछ सकते हैं, आप कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? आपको क्या पसंद है खाली वक्त में करना? ये सवाल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चौथा नियम है कहानियां सुनाओ। इंसानी दिमाग कहानियों के लिए बना है। हम आंकड़े भूल जाते हैं, तथ्य भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रहती हैं। जब आप कोई बात कहना चाहते हो तो उसे एक कहानी के रूप में कहें। मेरे एक दोस्त के साथ एक बार ऐसा हुआ से शुरू होने वाली बात लोगों को ज्यादा पसंद आती है बनिस्बत सूखे तथ्यों के। एक अच्छी कहानी में तीन चीजें होती हैं। पहली है एक किरदार जिससे लोग जुड़ सकें, दूसरी है एक संघर्ष या चुनौती, और तीसरी है एक सबक या परिणाम। जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो एक ऐसी कहानी बनती है जो लोगों को याद रहती है। पांचवा नियम है हास्य का इस्तेमाल करो। हंसी एक सेतु है। जब दो लोग साथ हंसते हैं तो उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। लेकिन हास्य को हमेशा सावधानी से इस्तेमाल करें। ऐसे चुटकुले या मजाक जो किसी को नीचा दिखाएं, जो किसी धर्म, जाति या समुदाय पर हों, वे बातचीत को खराब कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा हास्य वह होता है जो अपने आप पर हो। जब आप अपनी गलतियों या कमियों पर हंस सकते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। छठा नियम है बातचीत को एकतरफा न होने दो। एक अच्छी बातचीत एक गेंद की तरह होती है जो दोनों तरफ आती जाती रहती है। अगर गेंद केवल एक तरफ ही रहे तो खेल बोरिंग हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा बोलते नहीं जा रहे। बोलो, फिर सुनो, सुनो, फिर बोलो। सातवां नियम है विषय बदलने की कला सीखो। बातचीत में कभी-कभी ऐसे विषय आते हैं जो असहज करते हैं, या कभी-कभी बातचीत किसी ऐसे विषय पर अटक जाती है जो एकतरफा हो गई हो। ऐसे में विषय बदलना जरूरी होता है। यह चालाकी से करें। कह सकते हैं, वैसे यह याद आया, या इससे मुझे एक बात याद आई। इस तरह बातचीत को नई दिशा में मोड़ा जा सकता है बिना किसी को असहज किए। आठवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है बातचीत में उपस्थित रहो। आज के दौर में जब हर तरफ से ध्यान भटकाने के कारण हैं, पूरी तरह उपस्थित रहना एक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार है। जब आप किसी से बात करें तो उस पल में रहें।
अपने फ़ोन के बारे में मत सोचें, घर की चिंता मत करें। जो काम छूट गया, उसे भूल जाएं। बस उस एक इंसान पर, उस एक बातचीत पर ध्यान दें। यह सामने वाले को एक ख़ास अनुभव देता है और वे इसे हमेशा याद रखते हैं। बातचीत की कला कोई दिन में नहीं सीखी जाती, लेकिन हर बातचीत एक अभ्यास का मौका है। हर मुलाकात एक नया पाठ है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, आप पाएंगे कि लोग आपसे बात करने में आनंद लेते हैं, आपकी संगत की तलाश करते हैं और आपको याद रखते हैं। अध्याय 4। भरोसा, रिश्तों की नींव। हर मजबूत रिश्ते के नीचे एक ही बुनियाद होती है और वह है भरोसा। चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, व्यवसाय हो या परिवार। जब भरोसा होता है तो रिश्ता जिंदा रहता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो रिश्ता भले ही बाहर से बचा रहे, अंदर से खोखला हो जाता है। लेकिन भरोसा बनता कैसे है? यह रात को सोने से पहले नहीं बनता और सुबह उठने पर मिल जाता। भरोसा बनता है छोटे छोटे कामों से, लगातार और समय के साथ। भरोसे की पहली ईंट है सच्चाई। जब आप जो कहते हैं वह करते हैं और जो करते हैं वह कहते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। यह आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत कम लोग इसे पूरी तरह निभाते हैं। कितनी बार हम कहते हैं, मैं जल्द ही मिलूंगा, लेकिन महीनों तक मिलते नहीं। कितनी बार हम कहते हैं, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें भरोसे को खरोंचती रहती हैं। भरोसे की दूसरी ईंट है समय पर होना। समय की पाबंदी एक बहुत बड़ा सम्मान है। जब आप किसी के साथ तय वक्त पर होते हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि आपके लिए उनका समय मूल्यवान है। और जब आप बार बार देर से आते हैं, तो आप एक संकेत देते हैं कि आपके लिए दूसरों का समय उतना मायने नहीं रखता। भरोसे की तीसरी ईंट है राज रखना। जब कोई आप पर भरोसा करके कुछ बताता है, तो उस बात को आगे नहीं जाना चाहिए। जो लोग दूसरों की बातें तीसरे को बताते हैं, वे भले ही उस वक्त बहुत रोचक लगते हों, लेकिन लोग जानते हैं कि यही इंसान कल उनकी बातें भी किसी और को बताएगा। इसीलिए लोग ऐसे इंसान पर गहरा भरोसा कभी नहीं करते। भरोसे की चौथी ईंट है एकरूपता, यानी आप हर जगह एक जैसे हों। आपका व्यवहार घर में, दफ्तर में, दोस्तों के साथ, अजनबियों के साथ एक जैसा हो। जो लोग अलग अलग जगह अलग अलग चेहरे लगाते हैं, वे कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, और एक बार पकड़े जाने के बाद उनका भरोसा बहुत मुश्किल से वापस आता है। भरोसे की पांचवी ईंट है माफी मांगना। जब आप गलती करें, तो तुरंत स्वीकार करें। कहें, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करें। यह कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान अपनी गलती मानता है, उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, कम नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान ईमानदार है। भरोसे की छठी ईंट है सहानुभूति। जब कोई मुश्किल में हो, तो वहां रहो। जब कोई दुखी हो, तो उसे दुखी होने दो। उसके दुख को ठीक करने की जल्दी मत करो, बस उसके साथ रहो। कभी कभी मैं यहां हूं सबसे बड़ा उपहार होता है। अब भरोसा टूटने के बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि यह भी जीवन की सच्चाई है। अगर कभी भरोसा टूट जाए, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, तो उसे ठीक करने में वक्त लगता है। जल्दबाजी काम नहीं करती। आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन भरोसा वापस बनाने के लिए आपको वही काम दोबारा करना होगा जो पहले करते थे, लगातार और ईमानदारी से। भरोसा जल्दी बनता नहीं और टूटता बहुत जल्दी है, इसलिए इसे सहेज कर रखना जरूरी है। एक बात और जो भरोसे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि भरोसा दो तरफा होता है। जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, तो वे भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। जब आप किसी को एक जिम्मेदारी देते हैं,
और कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो वह इंसान उस भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश करता है। यह इंसानी स्वभाव है। हम उन लोगों को निराश नहीं करना चाहते जो हम पर विश्वास करते हैं। भरोसा रिश्तों की नींव है, और जो इंसान नींव को मजबूत रखता है उसका रिश्तों का महल कभी नहीं गिरता, चाहे तूफान कितना भी तेज हो। अध्याय 5। नेटवर्क, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति। एक पुरानी कहावत है, तुम्हारी नेटवर्थ तुम्हारे नेटवर्क जितनी है। यह बात शायद थोड़ी व्यावसायिक लगे, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। अमेरिका में किए गए एक शोध में पाया गया कि 85% नौकरियां किसी विज्ञापन के जरिए नहीं, बल्कि किसी जानने वाले के जरिए मिलती हैं। अवसर किताबों में नहीं होते, अवसर इंसानों में होते हैं। और आपके जीवन में जितने ज्यादा और मजबूत इंसान होंगे, उतने ज्यादा अवसर होंगे। लेकिन यहां एक गलत फहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। नेटवर्किंग का मतलब केवल व्यावसायिक फायदे के लिए लोगों से मिलना नहीं है। वह नेटवर्किंग नहीं है, वह तो उपयोग करना है। असली नेटवर्किंग वह है जिसमें आप लोगों के साथ ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो दोनों के लिए मूल्यवान हो। आप पहले देते हैं, बाद में लेते हैं। यह पहले देना वाली बात नेटवर्किंग की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप हर बार किसी से मिलने पर यह सोचें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आप हर बार यह सोचें कि मैं इस इंसान की कैसे मदद कर सकता हूं, तो लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। मदद कई तरह की हो सकती है। किसी को किसी से मिलवाना, किसी के काम आने वाली जानकारी शेयर करना, किसी के काम की तारीफ करना, किसी के लिए एक अच्छा शब्द कहना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। नेटवर्क बनाने के लिए आपको बड़े कार्यक्रमों में जाने की जरूरत नहीं है। असल नेटवर्किंग रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। जो इंसान आपके साथ काम करता है, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आपके बच्चे के दोस्त के माता पिता हैं, जो आपके जिम में आता है, ये सब आपके संभावित नेटवर्क का हिस्सा हैं। आपको बस उनके साथ वास्तविक रिश्ता बनाना है। अपने नेटवर्क को जीवित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। इसके लिए समय समय पर लोगों से संपर्क करते रहें। एक छोटा सा संदेश, एक फोन कॉल, एक जन्मदिन की बधाई, ये सब रिश्ते को ताज़ा रखते हैं। जब आप किसी से केवल जरूरत पड़ने पर ही बात करते हैं, तो वह रिश्ता एकतरफा हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने नेटवर्क में विविधता रखें। ऐसे लोग जो आपसे अलग काम करते हों, अलग उम्र के हों, अलग पृष्ठभूमि के हों। एक ही तरह के लोगों का नेटवर्क आपको एक ही तरह की जानकारी देता है। लेकिन जब आपके नेटवर्क में विविधता होती है, तो आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, अलग अलग अवसर मिलते हैं। नेटवर्क की देखभाल करना एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। आप एक बार पौधा लगाकर भूल नहीं सकते। उसे पानी देना होता है, खाद देनी होती है, कभी कभी छांटना भी पड़ता है। लेकिन जब वह पौधा पेड़ बन जाता है, तो उसकी छांव में आप और आपके प्रियजन बैठ सकते हैं। नेटवर्क वह संपत्ति है जो न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है, न बाढ़ बहा सकती है। ये आपके अंदर है, आपके रिश्तों में है, और ये हमेशा आपके काम आएगी। अध्याय 6। सामाजिक बुद्धिमत्ता, भावनाओं को पढ़ने की कला। एक बहुत ही होशियार इंसान था जो हर परीक्षा में पहला आता था। उसका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन जब वह काम की जगह पर गया, तो वह हर बार संघर्ष करता रहा। लोग उसकी बातों से सहमत नहीं होते थे। उसकी टीम उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी, और धीरे धीरे वह अकेला होता गया। इसके उलट एक और इंसान था जो परीक्षाओं में औसत था, लेकिन वह हर किसी के साथ घुल मिल जाता था। वह लोगों की भावनाओं को समझता था। वह जानता था कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और वह धीरे धीरे अपनी दुनिया में बहुत सफल हो गया। इस फर्क का नाम है सामाजिक बुद्धिमत्ता। इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। यह वह क्षमता है जो आपको अपनी भावनाओं को समझने
और दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में मदद करती है। सामाजिक बुद्धिमत्ता के 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है आत्म जागरूकता, यानी यह जानना कि आप किस अवस्था में हैं। क्या आप थके हुए हैं? क्या आप चिड़चिड़े हैं? क्या आप उत्साहित हैं? जब आप अपनी भावनात्मक अवस्था को जानते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दूसरा तत्व है आत्मनियंत्रण, यानी यह क्षमता कि जब आप गुस्से में हों तो गुस्से को आप पर हावी न होने दें। जब आप डरे हुए हों तो डर को अपनी बात न कहने दें। यह यंत्र की तरह ठंडे रहने की बात नहीं है। यह बात है कि आप अपनी भावनाओं के साथ काम करें, उनके विरुद्ध नहीं। तीसरा तत्व है सामाजिक जागरूकता, यानी यह समझना कि कमरे में क्या हो रहा है, कौन खुश है, कौन उदास है, कौन असहज है, कौन कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। यह जानकारी आपको सही वक्त पर सही बात कहने में मदद करती है। चौथा तत्व है रिश्ते प्रबंधन, यानी इस समझ का उपयोग करके बेहतर रिश्ते बनाना। जब आप जानते हैं कि सामने वाला किस मनोस्थिति में है तो आप अपनी बात उस तरह कह सकते हैं जो उन्हें सबसे अच्छे से समझ आए। भावनाओं को पढ़ने के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, आवाज का लहजा और शब्दों का चुनाव, ये सब मिलकर बताते हैं कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। जब किसी की बाहें छाती के सामने बंधी हों, वे पीछे की तरफ झुक रहे हों और उनकी आवाज में कोई उत्साह न हो, तो भले ही वे कह रहे हों कि सब ठीक है, आप जान सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम है अपने आप को जानना। रोज रात सोने से पहले एक पल के लिए रुकें और सोचें कि आज आपने कैसा महसूस किया, क्यों महसूस किया, किस बात ने आपको खुश किया, किस बात ने उदास। धीरे धीरे यह आदत आपको अपनी भावनात्मक दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगी। दूसरा काम है लोगों को ध्यान से देखना। जब आप किसी से बात करें तो न केवल उनके शब्द सुनें, बल्कि उनके चेहरे को भी देखें, उनके हाथों को देखें, उनके बैठने के तरीके को देखें। यह अभ्यास आपको एक कुशल भावना पाठक बनाएगा। तीसरा काम है सहानुभूति का अभ्यास। जब कोई कुछ कहे तो उससे पहले यह सोचें कि यदि मैं उनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपकी सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता उस चाबी की तरह है जो हर ताले को खोल सकती है। जो इंसान इसे सीख लेता है वह न केवल बेहतर रिश्ते बनाता है, बल्कि बेहतर नेता बनता है, बेहतर माता पिता बनता है और बेहतर इंसान बनता है। अध्याय 7, टकराव को अवसर में बदलो। जहां इंसान है वहां टकराव होगा। यह जीवन का एक अटल नियम है। दो इंसान जब साथ रहते हैं तो कभी न कभी उनके बीच मतभेद होगा। दो विचार जब मिलते हैं तो कभी न कभी टकराव होगा, और यह बुरा नहीं है। असल में अगर सही तरीके से संभाला जाए तो टकराव एक बहुत बड़ा अवसर होता है। टकराव के बारे में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, व्यक्ति और समस्या को अलग रखो। जब आप किसी से असहमत हों तो याद रखें कि आप उस इंसान के विरुद्ध नहीं हैं, आप उस समस्या के विरुद्ध हैं। जब आप इस फर्क को बनाए रखते हैं तो टकराव एक लड़ाई नहीं रहती, बल्कि वह एक साझा खोज बन जाती है। टकराव को संभालने का दूसरा तरीका है, पहले समझो फिर समझाओ। जब आप किसी से असहमत हों तो पहले यह जानने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। उनके नजरिए को पूरी तरह समझने की कोशिश करें, और जब आप उनकी बात पूरी तरह समझ लें तब अपनी बात कहें। यह तरीका न केवल टकराव को कम करता है, बल्कि अक्सर एक ऐसा हल निकालता है जो दोनों के लिए बेहतर होता है। तीसरा तरीका है मैं।
भाषा का इस्तेमाल करो। जब आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो तुम की जगह मैं से शुरू करें। जैसे तुमने मुझे चोट पहुंचाई की जगह जब यह हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। पहली बात एक आरोप है, दूसरी बात एक भावना है। आरोप से लोग बचाव में आ जाते हैं, लेकिन भावना से वे जुड़ते हैं। चौथा तरीका है समय और जगह का ध्यान रखो। हर बात हर जगह नहीं कही जा सकती। अगर आपको किसी से कोई गंभीर बात करनी है तो उसके लिए एक उचित वक्त और जगह चुनें। भीड़ में, सार्वजनिक स्थान पर, या तब जब दूसरा व्यक्ति थका हुआ या तनाव में हो, तब गंभीर बातचीत नहीं करनी चाहिए। पांचवां तरीका है हल पर ध्यान दो, न कि गलती पर। जब टकराव होता है तो हम अक्सर यह साबित करने में लग जाते हैं कि गलती किसकी थी। लेकिन यह जानकर भी क्या होगा, अतीत बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपनी ऊर्जा इस सवाल पर लगाएं कि अब आगे क्या किया जाए। यह आगे देखने वाला नजरिया टकराव को जल्दी और बेहतर तरीके से हल करता है। टकराव से बचना भी कोई समाधान नहीं है। जो लोग हर टकराव से बचते हैं वे दरअसल समस्याओं को जमा करते रहते हैं, और एक दिन यह जमा हुई समस्याएं एक विस्फोट के रूप में बाहर आती हैं। इसलिए छोटे छोटे टकरावों को समय पर हल करना बड़े टकरावों को रोकता है। अंत में यह याद रखें कि जो इंसान टकराव को अच्छे से संभाल सकता है वह इंसान हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में एक मूल्यवान इंसान बन जाता है। क्योंकि मुश्किल के वक्त में जो शांत और समझदार रहता है उसकी कद्र सबसे ज्यादा होती है। अध्याय 8, प्रभाव और अनुनय। बिना दबाव के मनवाओ। प्रभाव और दबाव में बहुत फर्क है। दबाव से लोग अस्थायी रूप से मान सकते हैं, लेकिन वे मन से नहीं मानते। प्रभाव से लोग दिल से मानते हैं, और यही स्थायी बदलाव लाता है। दुनिया के सबसे सफल नेता, उद्यमी और परिवर्तक वे लोग हैं जिन्होंने प्रभाव की कला सीखी, न कि दबाव की। प्रभाव का पहला नियम है आपसी लाभ को दिखाओ। जब आप कोई बात मनवाना चाहते हो तो यह न बताएं कि इससे आपको क्या फायदा होगा, बताएं कि इससे सामने वाले को क्या फायदा होगा। लोग वह करते हैं जो उनके लिए अच्छा हो, और यह पूरी तरह स्वाभाविक है। इसलिए अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करें कि सामने वाले को उसमें अपना फायदा दिखे। प्रभाव का दूसरा नियम है सहमति का निर्माण करो। जब आप किसी से बात करें तो शुरुआत में ऐसी बातें कहें जिन पर वे आसानी से सहमत हों। छोटी छोटी सहमतियां एक माहौल बनाती हैं जहां बड़ी सहमति भी आसान हो जाती है। प्रभाव का तीसरा नियम है सामाजिक प्रमाण का इस्तेमाल करो। लोग वह करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हों। यही कारण है कि हम रेस्टोरेंट में उस चीज को ऑर्डर करते हैं जो बेस्ट सेलर लिखी हो। जब आप यह बताते हैं कि बहुत से लोग पहले से ही यह कर रहे हैं तो लोगों के लिए वह काम करना आसान हो जाता है। प्रभाव का चौथा नियम है विश्वसनीयता बनाओ। लोग उन लोगों की बात मानते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो, और भरोसा बनता है पिछले व्यवहार से। इसलिए अपनी विश्वसनीयता को हमेशा बनाए रखें। जो कहें वह करें। जब आप एक बार अपनी बात पर खरे उतरते हैं तो अगली बार लोग आपकी बात बिना सोचे मान लेते हैं। प्रभाव का पांचवा नियम है भावनाओं को छुओ। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से निर्णय लेते हैं। बाद में तर्क से उस निर्णय को सही ठहराते हैं। इसलिए जब आप किसी को कुछ मनवाना चाहते हो तो उनकी भावनाओं से जुड़ें, उनके सपनों से, उनकी चिंताओं से, उनकी आशाओं से। एक बात हमेशा याद रखें, प्रभाव तभी नैतिक है जब आपका इरादा सामने वाले के लिए भी अच्छा हो।
जब आप प्रभाव का इस्तेमाल किसी के नुकसान के लिए करते हैं तो वह हेर फेर है, और हेर फेर अंततः रिश्तों को नष्ट करता है। असली प्रभाव वह है जो दोनों के लिए अच्छा हो, जो दोनों को आगे ले जाए। अध्याय 9। सार्वजनिक उपस्थिति। भीड़ में चमको। कुछ लोग जब किसी समूह में होते हैं तो वे वहां मौजूद नहीं लगते। वे बोलते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। वे विचार रखते हैं लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वे किसी कमरे में घुसते हैं तो माहौल ही बदल जाता है। उनकी उपस्थिति महसूस होती है, उनकी बात सुनी जाती है। यह अंतर उपस्थिति का है। उपस्थिति वह अदृश्य ऊर्जा है जो आपके शरीर, आपकी आवाज और आपके आत्मविश्वास से मिलकर बनती है। सार्वजनिक उपस्थिति बनाने के लिए पहली जरूरत है अपनी जगह लेना, यानी शरीर से जगह लेना। जब आप सिकुड़े हुए बैठते हैं, कंधे झुकाए, टांगें बंद, तो आप कम जगह लेते हैं और कम उपस्थित लगते हैं। जब आप खुलकर बैठते हैं, सीधे खड़े होते हैं, तो आप ज्यादा जगह लेते हैं और ज्यादा उपस्थित लगते हैं। दूसरी जरूरत है आवाज पर काम करना। एक धीमी, अस्पष्ट आवाज से ध्यान नहीं खींचता। एक स्पष्ट, गहरी और मध्यम गति से बोली गई आवाज ध्यान खींचती है। अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना है, बल्कि उसे स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा बनाना है। और बीच बीच में एक पल के लिए रुकना भी बहुत प्रभावशाली होता है। चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोरदार होती है। तीसरी जरूरत है धीरे धीरे चलना और काम करना। जो लोग जल्दबाजी में चलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, वे अक्सर नर्वस लगते हैं। जो लोग धीरे और उद्देश्य से चलते हैं, वे आत्मविश्वासी लगते हैं। चौथी जरूरत है नाम जानना और लेना। जब आप किसी समूह में हों तो वहां मौजूद लोगों के नाम जानने की कोशिश करें और बातचीत में उनके नाम का इस्तेमाल करें। यह एक छोटी सी चीज है, लेकिन यह लोगों को आपके साथ जोड़ती है। पांचवीं जरूरत है राय रखना। जो लोग हर बात में हाँ हाँ करते रहते हैं, वे जल्दी ही भूल जाते हैं। जो लोग सोची समझी, विनम्र लेकिन स्पष्ट राय रखते हैं, वे याद रहते हैं। राय रखना साहस का काम है, और साहस आकर्षण पैदा करता है। छठी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, दूसरों को चमकने दो। जो लोग हर जगह अपनी तारीफ ढूंढते हैं, जो हर बातचीत में खुद ही खुद की बात करते हैं, वे अंततः थका देने वाले लगते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों को महत्व देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें आगे लाते हैं, वे सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। यह विरोधाभास है, लेकिन सच है कि जो दूसरों को चमकाता है वह खुद सबसे सबसे ज्यादा चमकता है। सार्वजनिक उपस्थिति कोई दिखावा नहीं है, यह आपके अंदर की ताकत का बाहरी प्रकटीकरण है। और यह ताकत तब आती है जब आप खुद को जानते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और दूसरों की परवाह करते हैं। अध्याय 10। डिजिटल दुनिया में सामाजिक लाभ। आज की दुनिया में सामाजिक रिश्ते केवल आमने सामने नहीं बनते। सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग ऐप, वीडियो कॉल, ये सब हमारी सामाजिक दुनिया का अहम हिस्सा बन गए हैं। और इस डिजिटल दुनिया में भी वही नियम लागू होते हैं जो असल दुनिया में लागू होते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। डिजिटल दुनिया में पहली और सबसे बड़ी चुनौती है असलियत बनाए रखना। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखाता है, हर कोई अपनी सफलताएं दिखाता है, संघर्ष नहीं। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसके कारण रिश्ते सतही रह जाते हैं। जो लोग डिजिटल दुनिया में भी असली रहते हैं, जो अपनी कमियां भी शेयर करते हैं, जो अपनी असफलताओं से भी सीख बताते हैं, वे लोगों के दिलों से जुड़ते हैं। दूसरी बात है ध्यान से जवाब देना। डिजिटल संचार में जहां भाव नहीं दिखते, गलतफहमी बहुत आसानी से होती है। इसीलिए जो लिखें
उसे एक बार पढ़ें इस नज़रिए से कि सामने वाला इसे कैसे पढ़ेगा। और जब कोई आपको लिखे तो उसके संदेश को पूरा पढ़ें, समझें और फिर जवाब दें। तीसरी बात है समय पर जवाब देना। जब कोई आपको संदेश भेजता है और आप बहुत देर बाद जवाब देते हैं, तो यह उदासीनता का संकेत दे सकता है। बिल्कुल हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन एक उचित समय के भीतर जवाब देना सम्मान का संकेत है। चौथी बात है डिजिटल दुनिया में भी पहले देना। अपने नेटवर्क के लोगों की अच्छी बातें शेयर करें, उनके काम की तारीफ करें, उनके पोस्ट पर सोचे समझे टिप्पणियां दें, न कि केवल बढ़िया या अच्छा। एक सार्थक टिप्पणी एक छोटी हाँ की मुहर से बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। पांचवी बात है डिजिटल दुनिया में भी सीमाएं रखें। हर चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी निजी जिंदगी के कुछ हिस्से अपने पास रखें। यह रहस्यमयता एक आकर्षण पैदा करती है। जो लोग हर बात सबको बताते हैं, उनके बारे में जानने के लिए कुछ बचता नहीं। छठी बात है ऑनलाइन से ऑनलाइन लाएं। डिजिटल रिश्ते तब और मजबूत होते हैं जब उन्हें असली दुनिया में लाया जाए। अगर ऑनलाइन किसी से अच्छा रिश्ता बना है, तो मिलने का मौका ढूंढें। एक चाय की मुलाकात हजार ऑनलाइन बातचीत से ज्यादा मूल्यवान होती है। डिजिटल दुनिया ने हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ा है। यह एक अभूतपूर्व अवसर है, लेकिन इस अवसर का सही फायदा उठाने के लिए उसी समझदारी की जरूरत है जो असल दुनिया में चाहिए। असलियत, ध्यान, सम्मान और देने की भावना। अध्याय 11। अकेलापन और भीड़ में खोना। एक बहुत अजीब विरोधाभास है आज की दुनिया में। हम इतिहास के सबसे जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास सैकड़ों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर। हम किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। और फिर भी अकेलापन एक महामारी की तरह फैल रहा है। शोध बताते हैं कि आज के जमाने में लोग पहले से कहीं ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। यह अकेलापन इसलिए नहीं है कि लोग नहीं हैं। यह इसलिए है कि गहरे रिश्ते नहीं हैं। जब आपके पास सैकड़ों जानने वाले हों, लेकिन एक भी ऐसा ना हो जिसे आप रात के 3 बजे फोन कर सकें, तो आप अकेले हैं। इस अकेलेपन को दूर करने का उपाय अधिक रिश्ते बनाना नहीं है। उपाय है गहरे रिश्ते बनाना। और गहरे रिश्ते बनते हैं साझा अनुभवों से, कमजोरियां शेयर करने से और एक दूसरे के लिए वहां रहने से। साझा अनुभव का मतलब है कि आप किसी के साथ कुछ करें, न केवल किसी के बारे में सोचें। साथ खाना खाएं, साथ घूमने जाएं, साथ कोई काम करें। इन साझा अनुभवों में वह जादू होता है जो रिश्तों को गहरा करता है। कमजोरियां शेयर करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह रिश्तों को गहरा करने का सबसे तेज तरीका है। जब आप किसी को अपनी कोई कमजोरी, कोई डर, कोई असफलता बताते हैं, तो आप उन्हें एक खास तरह का सम्मान देते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं कि अपना असली रूप दिखा सकता हूं। और यह भरोसा रिश्ते को एक नई गहराई देता है। एक दूसरे के लिए वहां रहना, यह सबसे सरल लेकिन सबसे कम किया जाने वाला काम है। जब कोई मुश्किल में हो, तो वहां जाएं, फोन करें, पूछें कि कैसे हो, और इस बार सच में सुनें। ये छोटी छोटी चीजें रिश्तों को जीवित रखती हैं। अकेलेपन से बाहर आने का एक और तरीका है किसी उद्देश्य में शामिल होना। जब आप किसी ऐसे समूह का हिस्सा बनते हैं जो किसी साझे उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो, तो आप अपने से बड़े किसी चीज का हिस्सा बनते हैं। और यह अनुभव अकेलेपन को दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। याद रखें, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। यह एक संकेत है कि आपको कुछ चाहिए। और अच्छी खबर यह है कि जो आप चाहते हैं वह आपके आसपास ही है। बस उसे पाने के लिए पहला कदम आपको उठाना होगा। अध्याय 12। कृतज्ञता। रिश्तों का सुनहरा धागा।
कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो न केवल आपको बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वे ज्यादा खुश होते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। लेकिन कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है। असली कृतज्ञता वह है जो दिल से आए और जो विशिष्ट हो। जब आप किसी को धन्यवाद दें, तो बताएं कि किस बात के लिए और यह आपके लिए क्यों मायने रखता है। जैसे, धन्यवाद कहने की जगह कहें, आज जो आपने मेरी मदद की, उससे मेरा बहुत बड़ा काम बना। आपने अपना वक्त निकाला और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह विशिष्ट कृतज्ञता सामने वाले को एक गहरा एहसास देती है। कृतज्ञता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए एक सरल अभ्यास है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी बातें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये बातें बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज का सूरज, किसी की एक मुस्कान, एक अच्छी चाय, कुछ भी हो सकता है। यह अभ्यास आपके दिमाग को उन चीज़ों पर ध्यान देने का आदी बनाता है जो अच्छी हैं, और यह आपके पूरे नज़रिए को बदल देता है। रिश्तों में कृतज्ञता व्यक्त करने का एक और तरीका है अचानक से याद करना। जब कोई पुराना दोस्त या परिचित याद आए, तो उन्हें एक छोटा संदेश भेजें। लिखें कि आज आपकी याद आई और मन हुआ कि बता दूं। यह छोटी सी बात उस रिश्ते में एक नई जान डाल देती है। कृतज्ञता केवल दूसरों के लिए नहीं होती, खुद के लिए भी कृतज्ञ होना सीखें। अपनी ताकतों के लिए, अपनी यात्रा के लिए, अपनी गलतियों से मिली सीखों के लिए। जो इंसान खुद के प्रति कृतज्ञ होता है, वह दूसरों के प्रति भी सहज रूप से कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञता वह सुनहरा धागा है जो रिश्तों को एक साथ बांधे रखता है, और जो इसे अपने जीवन में बुनता है, उसकी दुनिया सोने जैसी चमकती है। अध्याय 13। सीमाएं प्यार के साथ। सीमाएं शब्द सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि यह ठंडेपन की बात है, दूरी बनाने की बात है। लेकिन असल में सीमाएं प्यार का ही एक रूप हैं। जब आप अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। सीमाएं इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हर इंसान के पास सीमित ऊर्जा, समय और भावनात्मक क्षमता होती है। जब आप बिना सीमाओं के जीते हैं, तो आप धीरे धीरे खाली हो जाते हैं। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुद से दूर होते जाते हैं। और एक दिन आप पाते हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सीमाएं कैसे बनाई जाएं? पहला कदम है अपनी ज़रूरतों को जानना। आपको क्या चाहिए? आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं? इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है। दूसरा कदम है सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताना। यह ना कहना है, लेकिन विनम्रता से। जैसे, मुझे अभी यह करने में असमर्थता है, लेकिन अगली बार ज़रूर करूँगा। या मुझे इस विषय पर बात करना ठीक नहीं लगता। ये बातें कहना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें विनम्रता और दृढ़ता से कहते हैं, तो लोग अक्सर समझते हैं और सम्मान करते हैं। तीसरा कदम है लगातार रहना। अगर आपने एक सीमा बनाई है, तो उसे बनाए रखें। अगर आप कभी-कभी सीमा मानते हैं और कभी-कभी नहीं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं और सीमा का सम्मान करना बंद कर देते हैं। चौथा कदम है दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना। जब कोई आपको ना कहे, तो उसे सम्मान से स्वीकार करें। उन्हें दोषी महसूस न कराएं। यह आपसी सम्मान का आधार है। सीमाएं बनाना एक कठिन कौशल है, लेकिन यह सबसे स्वास्थ्यकर कामों में से एक है जो आप अपने रिश्तों के लिए कर सकते हैं। और जब आप अपनी सीमाएं बनाते हैं, तो आप दूसरों को भी उनकी सीमाएं बनाने की अनुमति देते हैं। यही एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान है। अध्याय 14। नेतृत्व।
सेवा का दूसरा नाम। असली नेता वह नहीं है जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है। असली नेता वह है जो दूसरों को ऊपर उठाता है, जो अपने समूह, अपनी टीम, अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करता है। नेतृत्व और सामाजिक कौशल का गहरा संबंध है। एक अच्छा नेता वह होता है जो लोगों को समझता है, उनसे जुड़ता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनका भरोसा जीतता है। ये सभी सामाजिक कौशल हैं। नेतृत्व की पहली विशेषता है दृष्टि। एक अच्छा नेता जानता है कि वह कहाँ जाना चाहता है और क्यों, और वह इस दृष्टि को इस तरह से साझा करता है कि दूसरे भी उससे जुड़ जाते हैं। दूसरी विशेषता है सेवा। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला, इन सभी महान नेताओं में एक बात समान थी कि उन्होंने अपने से बड़े किसी उद्देश्य की सेवा की। वे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे थे, और यही उन्हें महान बनाता है। तीसरी विशेषता है साहस। सही बात कहना, सही काम करना, चाहे माहौल कैसा भी हो, यह साहस नेतृत्व की आत्मा है। चौथी विशेषता है विनम्रता। जो नेता जानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते, जो दूसरों से सीखने में कोई शर्म नहीं महसूस करते, वे सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं। पांचवीं विशेषता है दूसरों को आगे बढ़ाना। एक अच्छा नेता वह है जो अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाता है, जो उन्हें उनकी क्षमता दिखाता है, उन्हें मौके देता है और उनकी गलतियों पर उन्हें कोसने के बजाय उनसे सीखने में मदद करता है। नेतृत्व केवल कार्यालय या राजनीति के लिए नहीं है। आप अपने परिवार में नेता हो सकते हैं, अपने दोस्तों के समूह में नेता हो सकते हैं, अपने मोहल्ले में नेता हो सकते हैं। और जहां भी आप हों, अगर आप सेवा के भाव से, साहस के साथ और विनम्रता से काम करते हैं तो लोग आपके पीछे चलेंगे। 6 अध्याय 15 रिश्तों का पोषण हर मौसम में। रिश्ते एक बगीचे की तरह होते हैं। कुछ पौधे मजबूत होते हैं, कुछ नाजुक होते हैं, कुछ जल्दी बढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे, लेकिन सभी को पानी चाहिए, धूप चाहिए और देखभाल चाहिए। जब बगीचे की देखभाल नहीं होती तो पौधे मुरझा जाते हैं, और जब देखभाल होती है तो बगीचा फूलता फलता रहता है। रिश्तों का पोषण करने के लिए कुछ नियमित काम हैं जो बहुत फर्क डालते हैं। पहला है याद रखना। जन्मदिन, सालगिरह, परीक्षाएं, साक्षात्कार, ये वे पल हैं जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप इन पलों को याद रखते हैं और एक छोटी सी बधाई या शुभकामना भेजते हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है समय देना। ते समय से बनते हैं। ऑनलाइन बातचीत अपनी जगह है, लेकिन आमने सामने का समय सबसे मूल्यवान है। नियमित रूप से मिलें, चाहे वह कॉफी की एक छोटी मुलाकात ही क्यों ना हो। तीसरा है मदद करना, बिना मांगे। जब आपको पता चले कि कोई मुश्किल में है, तो बिना पूछे मदद का हाथ बढ़ाएं। बताओ, कुछ मदद चाहिए? से भी बेहतर है कि आप खुद जाकर कुछ करें। यह अप्रत्याशित मदद रिश्ते में एक गहरी छाप छोड़ती है। चौथा है जश्न मनाना। सिर्फ मुश्किल में साथ रहना नहीं, खुशी में भी साथ रहो। जब कोई सफल हो तो उसकी तारीफ करो, उसके साथ खुश हो, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी लेकिन के। खालिस खुशी, यह रिश्तों को एक खूबसूरत रंग देती है। पांचवां है माफ करना। हर रिश्ते में गलतियां होती हैं। जो लोग माफ करना जानते हैं, वे रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। माफ करना सामने वाले के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यह आपके अपने लिए है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को उस बोझ से मुक्त करते हैं जो आपको पीछे खींच रहा था। रिश्ते जीवन का सार हैं। जब आप अंत में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि आपने कितना पैसा कमाया, कितनी तरक्की की। आपको याद रहते हैं वे लोग जो आपकी जिंदगी में थे,
वे पल जो आपने उनके साथ बिताए, वे हंसी जो आपने साझा की। अध्याय 16। अपना सामाजिक रंग पहचानो। हर इंसान का एक सामाजिक रंग होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी होते हैं, वे लोगों से ऊर्जा लेते हैं। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, वे अकेले समय में ऊर्जा पाते हैं। और बहुत से लोग दोनों के बीच में होते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप अपना सामाजिक रंग पहचानें और उसे स्वीकार करें, क्योंकि जब आप अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं तो आप सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप अंतर्मुखी हैं तो यह कोई कमी नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे महान लेखक, वैज्ञानिक और कलाकार अंतर्मुखी थे। अंतर्मुखी लोगों में अक्सर गहरी सोच, तेज अवलोकन और एकाग्रता की अद्भुत क्षमता होती है। उन्हें केवल ये सीखना होता है कि अपनी ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें, कब सामाजिक रूप से सक्रिय रहें और कब खुद को समय दें। अगर आप बहिर्मुखी हैं तो आपके पास स्वाभाविक रूप से लोगों को जोड़ने की क्षमता है, लेकिन आपको यह भी सीखना होगा कि कभी-कभी सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है, और गहराई उतनी ही जरूरी है जितनी चौड़ाई। अपने सामाजिक रंग को पहचानकर आप यह भी समझ सकते हैं कि आपके रिश्तों में क्या कमी है और क्या ताकत है, और इस समझ के साथ आप अपनी सामाजिक जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यह यात्रा आत्म जागरूकता से शुरू होती है, और वह आत्म जागरूकता ही आपको दुनिया में अपनी सबसे अच्छी जगह खोजने में मदद करती है। अध्याय 17। जीवन बदलने वाले रिश्ते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। एक गुरु जो आपकी क्षमता देखता है जब आप खुद नहीं देख पाते। एक दोस्त जो आपसे सच बोलने का साहस रखता है। एक जीवन साथी जो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। एक शागिर्द जो आपकी सोच को नई दिशा देता है। ये रिश्ते संयोग से नहीं बनते। इन्हें बनाने के लिए इरादे की जरूरत होती है, खुलेपन की जरूरत होती है और समय की जरूरत होती है। एक गुरु ढूंढने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो आप उन लोगों को पहचान पाते हैं जो उस दिशा में आगे हैं, और जब आप उनसे संपर्क करते हैं तो ईमानदारी से, विनम्रता से और यह बताते हुए कि आप उनसे क्यों सीखना चाहते हैं, तो बहुत से लोग मदद के लिए तैयार होते हैं। एक सच बोलने वाला दोस्त वह होता है जो आपकी तारीफ करने के साथ साथ आपकी गलतियां भी बताता है। ऐसे दोस्त दुर्लभ होते हैं और बहुत मूल्यवान होते हैं। इन्हें सहेज कर रखें। और एक शागिर्द, यानी कोई जिसे आप सिखा सकें, यह भी एक अद्भुत रिश्ता होता है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप खुद उस विषय को और गहराई से समझते हैं, और यह देखना कि कोई आपकी वजह से बेहतर बन रहा है, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। जीवन बदलने वाले रिश्ते वे होते हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी किसी के जीवन बदलने वाले रिश्ते बन सकते हैं। यह सबसे बड़ा सामाजिक लाभ है। अध्याय 18। सामाजिक लाभ, एक जीवन दर्शन। इस पूरी यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा। पहली छाप से लेकर गहरे रिश्तों तक, सुनने की कला से लेकर प्रभाव के नियमों तक, भरोसे की नींव से लेकर सामाजिक बुद्धिमत्ता तक। लेकिन इन सब के बीच एक धागा है जो सबको जोड़ता है। वह धागा है दूसरों के लिए वास्तविक चिंता। सामाजिक लाभ कोई चाल नहीं है, कोई तकनीक नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करके लोगों को मनमाफिक कर सकते हो। सामाजिक लाभ एक जीवन दर्शन है। यह इस बात पर भरोसा है कि इंसान इंसान का रिश्ता ही सबसे बड़ी दौलत है। यह इस बात पर विश्वास है कि जब आप दूसरों की भलाई चाहते हैं तो दुनिया आपकी भलाई की ओर मुड़ जाती है। जो लोग सामाजिक रूप से सफल होते हैं वे ये नहीं सोचते कि मैं इस रिश्ते से क्या लूंगा। वे सोचते हैं कि मैं इस रिश्ते में क्या दे सकता हूं, और देने की यह भावना, यह उदारता एक ऐसा चुंबक बन जाती है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। दूसरी बात जो सामाजिक रूप से सफल लोगों में होती है
वह है जिज्ञासा। वे हर इंसान में कुछ दिलचस्प देखते हैं। वे मानते हैं कि हर इंसान एक खजाना है जिसे खोजा जाना बाकी है, और यह जिज्ञासा उन्हें स्वाभाविक रूप से अच्छे श्रोता, अच्छे मित्र और अच्छे नेता बनाती है। तीसरी बात है निरंतरता। सामाजिक कौशल एक दिन में नहीं बनते, वे रोज के अभ्यास से बनते हैं। हर बातचीत एक अभ्यास है, हर मुलाकात एक मौका है, हर रिश्ता एक कक्षा है। चौथी बात है धैर्य। रिश्ते तुरंत नहीं बनते, भरोसा तुरंत नहीं बनता, लेकिन जो लगातार देते हैं, जो लगातार उपस्थित रहते हैं, उनके रिश्ते एक दिन इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। और पांचवी और सबसे बड़ी बात है खुद को प्यार करना। आप दूसरों को वह नहीं दे सकते जो आपके पास है ही नहीं। जब आप खुद को प्यार करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अपनी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं, तभी आप दूसरों को भी सच्चे दिल से प्यार दे सकते हैं।